बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज जो है वो बच्चों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या था, एटीपी और एनएडीपीएच। वो एटीपी और एनएडीपीएच अब किधर यूज़ होंगे, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में या डार्क रिएक्शन में। अब इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज या डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पे लाइट जो है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही होती। लाइट डायरेक्टली यूज़ होने का मतलब क्या है कि लाइट रिएक्शन में आपने देखा था कि जो आपके पास मेन जो कंपोनेंट्स थे वो क्या थे कि सनलाइट लाजमी होनी चाहिए। लाइट होगी, उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे और वो क्या सिंथेसाइज कर रहे थे, एटीपी और एनएडीपीएच। लेकिन यहाँ पे लाइट का डायरेक्टली कोई भी रोल नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच जो कि लाइट रिएक्शन से बना था वो ही चाहिए होते हैं। और साथ जो तीसरी चीज़ चाहिए होती है बच्चों, वो क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपके पास क्या परफॉर्म हो जाएगा, डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो आपके पास प्रोसेस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एटीपी और एनएडीपीएच नहीं है तो तब डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होना है या डार्क रिएक्शन होना है तो उसके लिए लाइट रिएक्शन का होना लाजमी है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो आपके पास एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेंगे, तो उसकी वजह से डार्क रिएक्शन भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इसका डायरेक्टली लाइट के साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये रिलेट कर रहा होता है विद दैट ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ें चाहिए, एटीपी चाहिए, एनएडीपीएच चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में बच्चों क्या हो रहा होता है, जो एनएडीपीएच होता है, एनएडीपीएच का क्या काम होता है कि उसने क्या करानी है, रिडक्शन करवानी है। ठीक है। तो वो काम कर रहा होगा, वो किसके तौर पर काम कर रहा होगा, वो रिडक्शन के तौर पर काम कर रहा होगा। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करा रहा होगा, रिडक्शन करा रहा होगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है एटीपी, एटीपी क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चों, वो इस सारी रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है। क्योंकि एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है ना। तो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, एटीपी से आ रही होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कौन करवा रहा होगा, एनएडीपीएच। अगर ओवरऑल मैकेनिज्म में आपको दोबारा रिकॉल कराऊं बच्चों, तो ओवरऑल मैकेनिज्म में क्या था कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो दो फेजेस में हो रही होती है। एक लाइट डिपेंडेंट फेज था और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट फेज था। लाइट डिपेंडेंट पहले, और कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को देखें तो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज हो रहे होते हैं। सही है। और वो क्या किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करते हैं। और इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज बेसिकली द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और वो क्या बना देते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या एक शुगर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। और साथ ही आपके पास क्या रिलीज हो रही होती है बच्चों, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है। और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होता है। ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज हो रहे होते हैं और 12 वाटर के मॉलिक्यूल। अब इस ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा होता, बल्कि कितने स्टेप्स में हो रहा होता है, 2 स्टेप्स में हो रहा होता है। और वो 2 स्टेप्स कौन से हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। पहले जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है बच्चों, उसमें क्या यूज़ हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ यूज़ हो रही होगी, सनलाइट यूज़ हो रही होती है। और साथ ही उसके साथ क्या यूज़ हो रहा होता है बच्चों, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो किधर यूज़ हो रही हैं, फर्स्ट फेज में यूज़ हो रही होती हैं, विच इज़ बेसिकली द लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट फेज। ऐसे ही है, जब लाइट रिएक्शन में ये तीनों चीज़ें यूज़ हो जाती हैं तो आपके पास आउटकम में क्या चीज़ आती है, एक एटीपी आता है मॉलिक्यूल। और साथ ही आपके पास क्या रिलीज हुआ था बच्चों, एनएडीपीएच। सही है। ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट रिएक्शन में, विच इज़ बेसिकली द लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन हमने डिटेल में देख लिया है। दूसरा जो रिएक्शन आता है बच्चों वो क्या आता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड पीछे से रह गए। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा होता है। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और ये क्या बना देती हैं, ये मिलकर बनाती हैं जी3पी। ठीक है। और 2 जी3पी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो आपके पास ये ओवरऑल मैकेनिज्म होता है, 2 जी3पी मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। सो ये हम लोग देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और एनएडीपीएच कैसे मिलकर क्या बना रहे होते हैं, जी3पी। और फिर जी3पी मिलकर कैसे बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द लाइट इंडिपेंडेंट फेज। अब ये जो बच्चों चीज़ हो रही होती है
इसमें बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स हो रहे होते हैं जिसके थ्रू आपके पास एंड पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है किसमें, G3P में। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेरे मोस्ट कॉमन स्टेप्स है उसके बारे में बताया हुआ है। और इस पाथवे को आपको यहाँ नाम दे देते हैं, इस पाथवे को आप नाम दे देते हैं C3 पाथवे, या फिर इसको क्या नाम दे देते हैं, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को हमने डिटेल में पढ़ना है बच्चों। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स को याद रखना है कि हर स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं। तो इसमें अगर आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें कि आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है बच्चों, उसको आप कंसीडर कर लें कि वो क्या है, एक बकेट। ठीक है, जैसे बाल्टी होती है ना, उस तरह से। तो मॉलिक्यूल अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, एक बकेट के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगी। और जो मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन एटम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, कार्बन एटम को मैं रिप्रेजेंट करूंगी बॉल्स के साथ। यानी एक बकेट है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। और उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स पड़े होंगे। और वो कार्बन एटम्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे बच्चों, बॉल्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है तो उसका मतलब है इस बकेट के अंदर 3 बॉल्स हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है बच्चों, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोरिक फॉस्फेट जो एटम है वो आपके पास किससे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा होगा स्टार से। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि हम कैल्विन साइकिल में पढ़ेंगे कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह से हुई होती है, और आपके पास जो है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं इसको कैल्विन साइकिल को आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक बकेट, स्टार और बॉल्स के थ्रू ही पढ़ाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और हर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है और कितने फॉस्फेट हैं। सबसे पहले तो जो स्टेप्स आते हैं कैल्विन साइकिल के बच्चे वो देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली जो आपके पास कैल्विन साइकिल होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है बच्चों, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं कार्बन फिक्सेशन का। ठीक है, तो नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन जो है वो किसी मॉलिक्यूल में आके फिक्स होगा, किसी मॉलिक्यूल में आके एडजस्ट होगा। द सेकेंड स्टेप इज द रिडक्शन। ठीक है ना, इधर क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी। और जो थर्ड स्टेप है बच्चों, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की जो है वो क्या हो जाएगी, रीजनरेशन हो जाएगी। ये जो स्टेप्स हैं ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। और जब हम डिटेल में देख लेंगे तब आपको हर स्टेप के जो है वो मतलब ही समझ आ जाएगा, और उनको ये नाम क्यों दिया हुआ है ये भी सारी ये बातें क्लियर हो जाएगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज कार्बन फिक्सेशन। सो कार्बन फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो वो कार्बन फिक्सेशन है। और कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल में जाके फिक्स होगी। अब जिस मॉलिक्यूल में जाके फिक्स होगी बच्चों, वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो है रुबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रुबुलोज बिसफॉस्फेट है वो एक मॉलिक्यूल है। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दूँ, एक बकेट ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, अब ये एक बकेट है और इस बकेट में रुबुलोज बिसफॉस्फेट में बच्चों कार्बन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, तो बेसिकली रुबुलोज बिसफॉस्फेट के अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं कितनी बॉल्स ड्रॉ कर दूँ, 1 2 3 4 एंड 5। एक मॉलिक्यूल है और इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और हर कार्बन बिस फॉस्फेट है ना, बिस का मतलब क्या होता है बच्चों, बाई का मतलब क्या होता है, 2। तो इसका मतलब है फॉस्फेट कितने होंगे यहाँ पे, 2। तो मैं यहाँ पे कितने स्टार्स ऐड कर दूँ, 2 स्टार्स ऐड कर दूँ। तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल आ जाता है रुबुलोज बिस फॉस्फेट का, जिसने बेसिकली क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर फिक्स करना है। ठीक है, इसको आप जनरली क्या कह देते हैं, इसको आप नाम दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का, क्योंकि ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रही है। अब होता यह है कि एक रुबुलोज बिसफॉस्फेट के लिए बच्चों आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, एक ये बकेट है ना, एक बकेट के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ऐड कर सकता है। लेकिन कार्बन साइकिल में, ये कैल्विन साइकिल में आपके पास कितने रुबुलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 रुबुलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब ऐसी 3 बकेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक ये बकेट है, लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूँ। तो एक आपके पास ये बकेट है, दूसरी आपके पास एक और ऐसी ही बकेट होगी, और तीसरी आपके पास ये 3 बकेट्स हैं। और हर बकेट में कितने कार्बन है बच्चों, 5 कार्बन है। और वो 5 कार्बन के साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 जो है वो कार्बन पड़े हुए हैं। और हर के साथ कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 3 बकेट्स हैं, और टोटल जो है वो कितने कार्बन है, 15 कार्बन है। अब हर बकेट के अंदर आपने एक एक कार्बन ऐड करना है। तो इसका मतलब है आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने चाहिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हर कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो हर रिबुलोज बिसफॉस्फेट क्या करेगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऐड करवाएगा। तो जब ये अपने अंदर इसके अंदर ऐड करवाएगा बच्चों, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला गया। तो जब मैं आगे जाऊँ तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास यही 3 बकेट्स रहेंगी, लेकिन हर बकेट में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुका है, एक्स्ट्रा हो चुका है। तो एक ये बकेट रह गई है, दूसरी ये बकेट रह चुकी है, तीसरी ये बकेट है। लेकिन अब 3 बकेट्स हैं, लेकिन हर एक के अंदर कार्बन कितने हैं बच्चों, 6 कार्बन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अंदर बॉल्स ड्रॉ करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है।
तो अब ये जो मॉलिक्यूल बनता है बच्चों 6 कार्बन वाला, ये क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, अनस्टेबल का मतलब क्या है कि ये अब जो है वो इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, तो इसने क्या करना है, अपने आप को रीअरेंज करना है। तो जब ये रीअरेंज करेगा तो ये इस फॉर्म में रीअरेंज करेगा कि आपके पास यहाँ पे 3 बकेट्स थी और हर बकेट में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे। तो ये इस तरह से अरेंज करेगा कि ये 6 बकेट्स बना देगा और हर एक में कितने कार्बन बना देगा, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली होता ये है कि ये जो बकेट्स हैं जो 3 थी, अब वो क्या हो चुकी हैं, वो 6 हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बकेट्स हो चुकी हैं और हर बकेट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे जैसे देखो बच्चों, तो 6 3 18 थे आपके पास, और यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, आपके पास 6 कार्बन थे ना सारों में, तो इधर कितने आ जाएंगे, 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। तो यहाँ पे 6 12 18, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन थे बच्चों, 18 कार्बन थे। तो इधर भी कितने कार्बन है, 18 कार्बन ही है। और यहाँ पे कितने कार्बन थे, यहाँ पे थे 15 कार्बन। ठीक है ना, क्योंकि ये कितने थे, 1 2 3 4 5 कार्बन थे ना, 5 3 से कितने होते हैं 15, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 15 कार्बन ये, और 3 इसके अंदर ये ऐड हुए हैं, तो ये कितने हो चुके थे, 18 कार्बन। लेकिन ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल था, तो ये फ़ौरन से डिसइंटीग्रेट करता है और ये अपने आप को असेंबल कर लेता है। और ये जो मॉलिक्यूल आपके पास बनता है बच्चों, इसको आप क्या नाम दे देते हैं, इसको आप नाम दे देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, बन चुके हैं। यहाँ पे 1 डबल बिस 3 डबल बिस फॉस्फेट थे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ऐड हुए हैं, तो आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था जो कि फिर अपने आप को स्टेबल करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे बिस फॉस्फेट था बच्चों और यहाँ पे क्या है, सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो है वो एक एटीपी क्या हो जाएगा, इसके साथ से खत्म हो जाएगा, फॉस्फेट सॉरी, फॉस्फेट जब खत्म होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनके साथ एक स्टार रह जाएगा। एक जो है वो आपके पास स्टार रह चुका है यहाँ पे एक सबके अंदर, और आपके पास कार्बन कितने रह चुके हैं हर बकेट में, 3 कार्बन। और इसको आप क्या नाम देते थे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब जो कार्बन नंबर 3 है उस पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद ये जो प्रोसेस था बच्चों, इसको आप क्या नाम दे दिया, इस पूरे प्रोसेस को आपने नाम दे दिया कार्बन फिक्सेशन का। सो दिस होल प्रोसेस इज कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, क्योंकि कार्बन अब क्या हो चुकी है, किसके अंदर जाके फिक्स हो चुकी है बच्चों, रुबुलोस बिस फॉस्फेट के अंदर फिक्स हो चुकी है। और इसको रुबुलोस बिस फॉस्फेट के अंदर फिक्स कराया किसने, एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जो कि क्या कराता है इसको, जो रुबुलोस बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जो है वो फिक्स करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रुबिस्को को मेंशन कर देंगे जिसने बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रुबुलोस बिस फॉस्फेट के अंदर फिक्स करवाया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल स्टेबल बना है उसमें क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है और साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इस 3 कार्बन की वजह से इसको क्या नाम दे देते हैं बच्चों, C3 पाथवे का नाम दे देते हैं या फिर इसको कैल्विन साइकिल का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं आपके पास 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरेट के, वो 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं एटीपी के। और हर एटीपी जो है, अब देखिए यहाँ पे भी एक एटीपी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी एक एटीपी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बेसिकली आपको कितने एटीपीज चाहिए, 6 एटीपीज चाहिए। एटीपी क्या करेगा, अपना एक एक फॉस्फोरस इस बकेट के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इधर मूव कराऊँ तो मुझे कितने एटीपीज चाहिए, 6 एटीपीज चाहिए। और वो 6 एटीपीज जब अपने फॉस्फेट इसको दे देंगे तो ये है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जब ये अपना एक फॉस्फेट इसको दे देगा तो ये पीछे क्या बच जाएगा, 6 एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, क्योंकि ट्राई से अब वो क्या हो चुका है, डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब ये ट्राई से डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो अब बकेट में कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं, अब बकेट में 6 ही बकेट्स होंगी आपके पास। ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर एक एक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 1 2 3 बकेट्स आर बेसिकली द मॉलिक्यूल्स, 6 ही आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है बच्चों, हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है। और अब फॉस्फेट कितने हो चुके हैं, 2 फॉस्फेट हो चुके हैं। ठीक है, 3 कार्बन 2 फॉस्फेट, 3 कार्बन 2 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिसमें 3 कार्बन है और 2 फॉस्फेट है, 3 कार्बन 2 फॉस्फेट। और इस मॉलिक्यूल को क्या नाम दे देते हैं बच्चों, इसको मॉलिक्यूल को नाम दे देते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फो
ग्लिसरेट। ठीक है, नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है बच्चों? नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि फॉस्फेट जो है वो कितने आ चुके हैं, अब 2 आ चुके हैं। और 2 का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट लगा हुआ है। मतलब अगर मैं कार्बन को बॉल्स के तौर पे रिप्रेजेंट करूँ, ये एक कार्बन की बॉल है, ये दूसरी कार्बन की बॉल है और ये तीसरी कार्बन की बॉल है। ठीक है ना, C1, C2 और C3। अब इस पे कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है और कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है। तो इस मॉलिक्यूल को आप क्या नाम दे देंगे? इस मॉलिक्यूल को आप नाम दे देंगे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट है बच्चों, इसकी फिर से क्या होगी? रिडक्शन होगी। और जब रिडक्शन होगी तो रिडक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल यूज होना है? NADPH। ठीक है, अब कितने मॉलिक्यूल्स बने थे? 6 ये थे ना मॉलिक्यूल्स, 6 बकेट थी। हर बकेट में आपको कितने डालने हैं? एक एक NADPH डालना है। तो आपको कितने NADPH चाहिए होंगे बच्चों? 6 NADPH चाहिए होंगे। और हर जो है वो NADPH क्या करेगा? हर बकेट में जाकर रिडक्शन करेगा। तो जो NADPH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 NADP पॉजिटिव में। और साथ ही ये जो बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये अपना क्या रिलीज करा देगा? फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करा देगा। अब जब ये रिलीज कराएगा तो अब जो आपके पास बकेट बनी है बच्चों, वो कितनी बकेट्स बनेगी? 6 ही बकेट्स बनेगी। ठीक है, और 6 ही बकेट्स के अंदर क्या होंगे? 3 कार्बन होंगे, लेकिन एक फॉस्फेट क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा, क्योंकि एक जो हर बकेट ने अपना एक फॉस्फेट क्या कर दिया? रिलीज करा दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आपके पास 6 बकेट बनी है और हर बकेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लेकिन फॉस्फेट कितने हैं बच्चों? फॉस्फेट सिर्फ एक है, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो चुका है। NADPH ने जब इसको रिड्यूस करवाया है तो कार्बन उतने के उतने ही है, लेकिन एक फॉस्फेट क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा? 1 फॉस्फेट 3 कार्बन, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन एंड 1 फॉस्फेट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं 6, इनको आप क्या नाम दे देंगे? G3P का। 6 आपके पास जी ग्लिसरॉल 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है ना, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मतलब क्या है बच्चों? कि जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो थर्ड कार्बन के साथ अटैच होगा, लेकिन 1 कार्बन से वो क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है। और उसके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं? 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब इन जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों, सिर्फ इसमें से कितने आउट होंगे साइकिल से? सिर्फ और सिर्फ 1 G3P आउट होगा। ठीक है, 1 G3P का मतलब क्या है कि 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, और उसके साथ क्या लगा होगा? फॉस्फोरस लगा होगा। 1 G3P ऐड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ G3P, और ये क्या बना देते हैं बच्चों? ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है ना, एक और G3P यहाँ से ऐड होता है और वो क्या बना देता है? वो शुगर बना देता है। लेकिन वो दूसरा G3P इस इधर से नहीं आएगा। यहाँ पे जो 6 G3P थे उसमें से सिर्फ एक G3P आउट होगा। तो पीछे कितने बचेंगे बच्चों? पीछे आपके पास बचेंगे 5 G3P के मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पे कितनी बकेट्स बच चुकी हैं? 5 बकेट्स बढ़ चुकी हैं। और हर बकेट में कितने हैं? वही 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट लगा हुआ है। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और बच्चों कार्बन कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पे? यहाँ पे अगर 18 कार्बन थे तो यहाँ पे कितने कार्बन रह जाएंगे? 15 कार्बन रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बकेट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहाँ पे भी 3, 3 3 3 एंड 3 3 3 5 से 15 होता है ना, तो 15 कार्बन रह चुके हैं। अब ये जो 15 कार्बन है इनके साथ एक कितना ATP लगा हुआ है? एक एक ATP लगा हुआ है। अब ये जो है G3P बच्चों, ये 5 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं G3P के, ये फर्दर आगे से इसके अंदर क्या होती है? अब रीजनरेशन हो रही है। बेसिकली जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे सारी रिडक्शन हो चुकी है, NADPH ऐड हो चुका है। तो जो सेकंड स्टेप था रिडक्शन का वो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब जो थर्ड स्टेप है वो हम लोगों ने क्या करना है? अपना जो रिबुलोस बिसफॉस्फेट था उसको रीजनरेट करना है। तो जब जो रिबुलोस बिसफॉस्फेट है वो कैसे रीजनरेट होगा बच्चों? कि वहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है और 5 कार्बन के 3 बकेट्स हैं। तो ये तो अपने आप को दोबारा से रीअरेंज कर लेगा कि 3 बकेट्स बना लेगा और हर एक में 5 कार्बन लगा देगा। लेकिन जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे और इस बकेट में हर एक के पास क्या है? एक फॉस्फेट है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसने क्या करना है? अब अपने अंदर फॉस्फेट को ऐड करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और वो मल्टीपल स्टेप्स के बाद क्या होता है कि पहले तो ये बकेट्स चेंज होती हैं। मतलब कि ये जो 5 मॉलिक्यूल थे ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? 3 मॉलिक्यूल में। 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, 3 बकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और हर बकेट में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी 5 कार्बन है, और एक फॉस्फेट तो सबके साथ ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, लेकिन साथ ही आपके पास क्या होगा कि जो एक और स्टेप होता है जिसमें क्या होगा कि आपने एक और फॉस्फेट ऐड करवाना है। तो एक और फॉस्फेट ऐड करवाने के लिए बेसिकली आपने क्या करना है? आपने इसके अंदर 3 ATP जो है वो यूटिलाइज करने हैं। 3 ATP जब आप यूटिलाइज करेंगे तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 ADP में। और एक एक फॉस्फेट इन सब में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जब एक एक फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों, तो यही कहानी बन गई ना कि दोनों फॉस्फेट्स भी आ चुके हैं और 5 कार्बन भी आ चुके हैं। तो जो रिबुलोस बिसफॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल है वो आपके पास बेसिकली क्या हो चुका है? रीजनरेट हो चुका है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास थर्ड स्टेप
स्टेप आ जाएगा विच इज़ बेसिकली द रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर और रीजनरेशन ऑफ रूबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो अब ये मैं आपको डिटेल में बुक से भी पढ़ा देती हूँ ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टेप वाज द कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन फिक्सेशन, सेकंड स्टेप वाज द रिडक्शन एंड द थर्ड स्टेप वाज द रीजनरेशन ऑफ रूबुलोज बिसफॉस्फेट। अब इसको हम बुक से देखते हैं एक दफ़ा ताकि हमें सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाए। और ये आपके पास क्या आ जाता है, केल्विन साइकिल आ जाता है। So light independent phase or light dark reaction takes its name from the fact that light is not directly required for these reaction to occur। यहाँ पे light directly नहीं चाहिए होती। इस फेज में क्या चाहिए होता है, आपको अवेलेबल होनी चाहिए तीन चीज़ें, एक NADPH होना चाहिए, एक ATP जो कि किसके प्रोडक्ट बच्चों, लाइट रिएक्शन के, लाइट रिएक्शन से आपके पास ये दोनों चीज़ें आ रही थी। एंड द थर्ड थिंग विच यू रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो NADPH होता है बच्चों, वो किसके तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है, वो रिड्यूस करवा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो ATP होता है वो किसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है किसमें, फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोई भी फॉस्फेट नहीं है, लेकिन जब ये G3P में कन्वर्ट हो चुका है तो उसके अंदर क्या आ चुका है बच्चों, फॉस्फेट ऐड हो चुका है। तो उसको क्या नाम दे देते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कन्वर्ट किस में होता है, G3P में, और G3P फिर मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। Dark reaction generally involves a complicated metabolic pathway, which is the C3 pathway or the Calvin cycle. However, in some plants, in addition to Calvin cycle, एक और metabolic pathway भी follow हो रहा होता है, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, C4 pathway का नाम दे देते हैं। अब इसको C3 pathway क्यों नाम देते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है ना आपके पास, जो हम लोगों ने बात भी की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और रूबुलोज बिसफॉस्फेट जब आपस में मिले थे तो आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल बना था। तो वो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था उसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। तो इसलिए 3 कार्बन के एटम्स थे, तो इसलिए आपने इसको क्या नाम दे दिया, C3 पाथवे का नाम दे दिया। खैर वो आगे भी हम पॉइंट क्लियर कर लेंगे। नाउ कैल्विन साइकिल पे जब हम आए तो इट इज़ अप्लाइड टू द सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या प्रोड्यूस करा रहा है, G3P प्रोड्यूस करवा रहा है। ये आपके पास ये जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बताई है, मेल्विन कैल्विन ने सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था, उसके को वर्कर था, इसलिए उन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, और इसको नाम भी क्या दे देते हैं, कैल्विन साइकिल का नाम दे देते हैं। अब इसके 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों, 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कार्बन फिक्सेशन, द सेकेंड वन इज़ द रिडक्शन एंड द थर्ड वन इज़ रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर दैट इज रूबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कि हम लोगों ने एंड पे क्या करा लिया है, रीजनरेट करा लिया। पहला स्टेप अगर हम देख लें तो कार्बन फिक्सेशन है। One of the key substances in this process is a 5 carbon phosphorylating sugar called rubulose bisphosphate। ये देखिए बच्चों 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसके साथ कितने लगे हुए हैं, 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, और इसको क्या नाम दे दिया है, ये एक रूबुलोज बिसफॉस्फेट है। और हमें कितने चाहिए, 3 रूबुलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, इट इज़ जनरली रेफर्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। क्यों इसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रूबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम विच इज बेसिकली द रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड इस रूबुलोज बिसफॉस्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। These 3 intermediate molecules of 6 carbon are formed during this reaction। ये जो मैंने आपको बताया था बच्चों, 3 जो है वो मॉलिक्यूल बनते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और फिर वो क्या करेंगे, वो जाके डिटोरिएट कर जाएंगे, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। These molecules are unstable। ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं एंड एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, कि इसको आप सेपरेट निकाल नहीं सकते, वो फ़ौरन से अपने स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। Each 6 carbon break down to form molecule of 3 phosphoglycerate and phosphorus containing compound with 3 carbon atom। हर जो 6 कार्बन होता है बच्चों वो किस में ब्रेक हो जाता है, वो 2 molecules of 3 phosphoglycerate 3 PGA बनाता है, जो कि आपके पास फिर क्या होता है, उसमें क्या होगा, फॉस्फोरस लगा होगा किसके साथ, 3 कार्बन आइटम के साथ लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बच्चों कि ये जो बकेट थी, ये जो मॉलिक्यूल था इसमें 6 कार्बन थे, तो ये 6 कार्बन अपने किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इसी तरह ये वाली बकेट भी एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और एक इसमें, और ये वाली भी एक इसमें और एक इसमें। तो हर जो मॉलिक्यूल होता है वो फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और उस मॉलिक्यूल को क्या नाम दे देते हैं आप, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितने 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, 3 PGA। और इसके बाद आपके पास क्या होगा, जो कार्बन है बच्चों वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट हो जाता है विच इज़ रूबुलोज बिसफॉस्फेट, और इसमें इसको आप प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हैं, कार्बन फिक्सेशन का। और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बनता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में देखिए ना कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं, C3 पाथवे का नाम दे देते हैं, या फिर कैल्विन साइकिल का नाम दे देते हैं।
नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि जो हर 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक तो एटीपी ऐड होना है और दूसरा NADPH ऐड होना है। जब एटीपी ऐड होगा बच्चों तो एटीपी ऐड होने से हर एक के पास क्या आ जाएगा, 2 फॉस्फेट आ जाएंगे, एक कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ऐड हो जाएगा और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। दीज मॉलिक्यूल्स आर देन रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। उसके बाद रिडक्शन होगी, NADPH आएगा और NADPH जो है वो इस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, G3P में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो बेसिकली हुआ क्या है कि ये 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यानी सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ था। तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल थे ये, तो 6 ATP आएंगे और वो क्या करेंगे कि एक एक ATP जो है वो हर एक बकेट में ऐड होता जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट लग चुका है और कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट लग चुका है। और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों, 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं। 6 बकेट्स आपके पास आ चुकी हैं। अब 6 बकेट्स आ चुकी हैं तो हर बकेट में आपने NADPH ऐड कराना है। तो आपको टोटल कितने NADPH चाहिए, 6 NADPH चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 NADPH आएंगे और वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, और इसको रिड्यूस करा देंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और आपके पास जो है वो एक एक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे तो यहाँ पे कितने आ चुके हैं, सिर्फ एक फॉस्फेट आ चुके हैं, क्योंकि 6 फॉस्फेट जो है वो क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। इस प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हैं, रिडक्शन का नाम दे देते हैं। सो देर आर टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। 6 G3P के मॉलिक्यूल्स बने थे, लेकिन उसमें से जो है वो यूटिलाइज कितना होता है शुगर के सिंथेसिस के लिए, सिर्फ एक। बट ओनली 1 मॉलिक्यूल इज रिलीज फ्रॉम द साइकिल। और जो बाकी होते हैं वो किसके लिए यूज हो जाते हैं, रीजनरेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को। सो द थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P जो यहाँ पे बने थे फ्रॉम द प्रीवियस फेज आर यूज टू, क्योंकि 6th जो बाहर चला गया ना, 6th तो निकलेगा और वो क्या बना देगा, शुगर बना देगा। जो 5 हैं वो अब क्या किस लिए यूज होंगे, रिबुलस बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए। दीज 5 मॉलिक्यूल्स ईच कंटेनिंग 3 कार्बन एटम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन in which 3 molecules of ribulose bisphosphate each containing 5 carbon atom are produced। ठीक है ना, आपके पास क्या होगा, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे। ये एरो बता रहे हैं बच्चों कि ये मल्टीपल रिएक्शन है जो कि उन्होंने शो नहीं करवाए हुए। और क्या होगा कि डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, रुबुलस फॉस्फेट के। ये आप देख लें, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और हर एक के अंदर कार्बन कितने होंगे बच्चों, 5-5। ये जो मैंने आपको बकेट बताई थी कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और हर एक बकेट के अंदर कार्बन कितने होंगे, 5-5 कार्बन होंगे। जब ये रुबुलस फॉस्फेट बन जाएगा तो आप हर एक बकेट में आपने क्या करना है, एक एक फॉस्फेट डालना है। तो आपको कितने ATPs चाहिए, 3 ATPs चाहिए। तो ये देख लें, आपको 3 ATPs आप देंगे तो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इनके साथ एक एक फॉस्फेट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। When 3 molecules of ribulose phosphate reacts with 3 molecules of ATP, 3 molecule of ATP के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप हर ATP से ट्रांसफर हो जाएगा और आपके पास अल्टीमेटली जो रुबुलस फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुबुलस बिस फॉस्फेट में। यानी कि 2-2 फॉस्फेट हर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे, जो कि आपके पास दोबारा से क्या कर सकता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पर काम करेगा और ये साइकिल क्या होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। The whole process of Calvin cycle indicates that there are 3 molecules of carbon dioxide। 3 molecules कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ हुए थे बच्चों, ठीक है। उसके अलावा 6 और 9 ATP मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं और 6 जो है वो आपके पास क्या यूज़ हुए हैं, NADPH यूज़ हुए हैं। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस हुआ है, 1 G3P का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन हमें कितने चाहिए, 2 G3P के मॉलिक्यूल चाहिए ना। जहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 G3P मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। तो इसका मतलब है कि ये साइकिल कितनी दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज 2 molecules of G3P are required, so the process of Calvin cycle can be represented as 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 NADPH चाहिए, 9 ATP चाहिए। तो आपके पास क्या बनेगा, एक G3P का मॉलिक्यूल बनेगा। साथ ही वाटर बनता है, ATP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 ADP में। ATP के 9 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही NADPH 6 रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 NADP पॉजिटिव में। सो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से साइकिल भी बढ़ा देती हूँ बच्चों एक दफ़ा। क्या दिया हुआ है इन्होंने कि यहाँ से स्टार्ट करें, रुबुलस बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे और आपके पास रुबिस्को एंजाइम होगा जो कि रिएक्शन कैटेलाइज कराएगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जो कि फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल में। और स्टेबल का क्या मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 6 बकेट्स हैं तो हर एक बकेट में आपने क्या करना है, ATP डालना है। तो आपको कितने ATP चाहिए, 6 ATP चाहिए। 6 ATP फिर ADP में कन्वर्ट होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये कन्वर्ट हुआ है तो अब रिडक्शन होनी है। रिडक्शन का मतलब क्या है, NADPH ऐड होगा। NADPH इसको रिड्यूस करवा के किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर और बाकी जो 5 हैं वो दोबारा से क्या बनाने लग पड़ेंगे, रुबुलस फॉस्फेट बनाएंगे। और रुबुलस फॉस्फेट में
एटीपी ऐड होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिबोलोज बिसफॉस्फेट में। दोबारा से फिर वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और ये साइकिल जो है वो क्या होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। और इस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या होती रहती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है, ग्लूकोज उसको मिल जाता है और वो अपना फूड ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, खुद से बना लेता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी बच्चों वो है सेलुलर रिस्पिरेशन, कि हम लोग देखेंगे जो फूड बन चुका है उसकी ब्रेक डाउन किस तरह से हो रही होती है। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पिरेशन में वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अगर फूड है वो फूड हमने बनाया क्यों था, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो किस तरह से एनर्जी मिल रही होती है और वो सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।